इंतजार की घड़ियां खत्म हुआ चाहती है एक और सेशन के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबने हमारी इस छोटी सी कोशिश को सराहा, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं, लेकिन आज के लेक्चर की शुरुआत करने से कबल आपकी तरफ से कुछ इस्तफसारात हमें मिले हैं, कुछ क्वेरीज आपकी तरफ से मिली है। तो एक बच्चे ने मुझे वहां पे पूछा है कि सर आपने स्पीकर को सीन से लिखा है जबकि स्पीकर को अलिफ से लिखते हैं। ये बात मुझे ऐसी जेन्युइन लगी कि मैंने सोचा सबका भला होगा, तो इसलिए हम इसको लेके बात कर लेंगे। बच्चे मेरा देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है किसी भी लैंग्वेज के लिए, बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि वो लैंग्वेज जो है बदलते हुए वक्त के साथ अपने आप को बदल ले। अगर बदलते हुए वक्त के साथ जबान ने अपने आप को नहीं बदला तो उसकी हो जाती है मौत, जो कि इससे पहले कुछ हमारे जो क्लास के लैंग्वेजेस थी उनके साथ ऐसा हो चुका है। अब चूंकि उर्दू भी वक्त के साथ अपने आप को बदलती जाती है, नए सांचे में अपने आप को डालती जाती है, तो ऐसे में क्या हो गया, सबसे पहले जो हमारे पास अंग्रेजी के हरूफ होते थे, अंग्रेजी के जो अल्फाज हमारे पास होते थे, हम अगर उनका उर्दू में इस्तेमाल करते थे तो उनके सामने हम लगा लेते थे अलिफ। तो जैसे कि हमारे पास एक बड़ी मिसाल आप देखते होंगे, एक स्कूल थी ना, हम स्कूल को क्या लिखते थे, हम स्कूल को स्कूल पढ़ते थे, इसी तरह से स्टेज को स्टेज पढ़ते थे। और इसी तरह से जो आपने बताया कि सर स्पीकर को आपने अलिफ से नहीं लिखा, सीन से लिख लीजिएगा, तो स्पीकर को हम स्पीकर वहां पे पढ़ सकते हैं। तो ये तो मतलब जो पुराना हमारा तरीका था पढ़ने का। लेकिन अब चूंकि मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि वक्त के बदलते सांचे के साथ जबान का भी अपने आप का बदलना बहुत ज्यादा जरूरी, तब जाके जबान जो है ना नए रूप के साथ, नए रंग के साथ अपने आप को डालती है। तो ये चीज यहां पर उर्दू जबान के साथ भी आ जाती है। अब जो बदलाव आ रहा है यहां पर, अभी हम चाहे तो अलिफ से लिख सकते हैं, जो कि हमारा मतलब जो एक कन्वेंशन तरीका रहा है, जो हम करते आए हैं। लेकिन अगर हम चाहे आज की डेट में जो नई उर्दू मतलब है वहां पर अलिफ का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, सीधे सीधे जो अंग्रेजी के हरूफ है उनको हम इसी तरह से इस्तेमाल करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी इस बात से फायदा पहुंचा होगा। आपकी मर्जी है, आप चाहे तो अलिफ का इस्तेमाल करें, आप चाहे तो अलिफ का इस्तेमाल ना करें, ये बिल्कुल आजादी है आपको। अब चलिए आगे चलते हैं और आज के सेशन की बाकायदा तौर पर शुरुआत करते हैं। अब देखिए इस सेशन में हम क्या बात करेंगे। इस सेशन में अभी हम जो हमारा पास जो मजमून था, मजमून को हम यहां पर कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे आज के इस सेशन में उसको कंप्लीट करने की। लेकिन अब आप क्या काम करेंगे, आप एक काम ये करेंगे कि आप जाके खुद से एक छोटा छोटा पैराग्राफ लिखने की प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है सर। अब चलिए बच्चा मेरा, यहां पर मैंने लिखा है मजमून की कुछ इकसाम। अब सबसे पहले मैंने ये क्यों ले लिया मजमून की कुछ इकसाम, इसकी भी एक वजह है। देखो जो मजमून हमारे पास हमें मिलेगा, तो जैसे ही हमें कोई टॉपिक वहां पे दिया जाएगा, हम उस टॉपिक को तुरंत से पहचानने चाहिए कि ये किस नौइयत का टॉपिक है, किस नौइयत का मजमून मुझसे लिखने के लिए पूछा गया है। अब जैसे जो मजमून के अज्जा है वो हर किस्म के मजमून में भर दिए जाएंगे, वो हर किस्म के मजमून में हर जगह सेम ही रहेगा। लेकिन अब चूंकि नौइयत अलग अलग तरह की है, देखो अगर कोई शख्सी मजमून तो वहां की नौयत वैसी बन जाएगी, कोई तारीखी मजमून है तो वहां की नौयत वैसी बन जाएगी। अब इसके अलावा जो यहां पर कुछ किस्में मैंने ले ली है, इन किस्मों के अलावा भी कुछ और किस्में हो सकती है। अब जो वो और किस्में हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो इनमें आ जाती है, तो इसलिए मैंने जो अहम किस्में हैं सिर्फ उन्हीं को ले लिया है। तो सबसे पहले मैंने कौन सी किस्म ले ली है, मैंने यहां पे सबसे पहले ले ली है बयानिया किस्म की बयानिया किस्म। अब बयानिया किस्म में क्या होगा, इसमें कुछ बयान होगा, जैसे लफ्ज है ना बयानिया, तो बयानिया से ही पता चलता है कुछ बयान किया जाएगा। बयान मतलब कुछ वाजिया किया जाएगा, किसी के बारे में और मजीद तफसीलात बयान की जाएगी। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी जगह पे गए हो घूमने के लिए, अब मैं आपको वापसी आकर बता दूंगा कि आप जगह, जैसे कि आप गए हो दिल्ली की सैर के लिए, या आप लाल किले की सैर पे गए थे, या किसी और जगह की, या ताजमहल की सैर के लिए गए थे। अब मैं आपको बता दूंगा कि आपने कौन सा मंजर देखा, अब आप उस मंजर को बयान करोगे। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दोगे, उसके बाद आप उसका नफ्से मजमून भर दोगे, जितना इंफॉर्मेशन आपके पास होगा पैराग्राफ्स में आप उसको भर दोगे, और इसी के चलते चलते आप एंड तक कहां पहुंच जाओगे, इख्तितामिया पर। तो लेकिन आप बयान करोगे, आप बयान मतलब आपने कभी कभार वो फिल्मों में भी दिखाते हैं, फिल्मों में कोई कहानी इस तरह से आगे चलती है कि जो कहानी, जो फिल्म शुरू हो जाती है, तो जो कहानी इस तरह से आगे चलती है कि वो जो भी कहानी को आगे चलाता है वो अपना लाइफ का एक एपिसोड बोल देता है, फिर वो एपिसोड आगे चलता है, और उसके बाद से कुछ देर के बाद रुकने के बाद उसी को वो अब दूसरे से फिर से सवाल पूछता, फिर आगे क्या हुआ, मतलब वो उसको बयान करता है, एक तरह की वो स्टोरी टेलिंग जिससे आ जाती है। लेकिन कहानी, फिल्म पूरी उसी तरह से आगे चलती है। यहां पर भी कुछ ऐसा ही हो जाता है। क्या हो जाता है, मतलब जब जैसे ही कुछ बयान करना हो, जैसे ही कुछ बोलना हो, तो हम धीरे धीरे करके, आहिस्ता आहिस्ता करके, आहिस्ता आहिस्ता से अपनी कहानी को आगे बढ़ाएंगे, अपने मजमून को आगे बढ़ा देंगे और जाएंगे हम लोग
एंड तक। अब एक बात, यहाँ कहानी बोलने का मतलब मेरा बिल्कुल ये नहीं है कि कहानी जो कहानी होती है, कहानी को अगर जब हम थोड़ा बहुत अगर हम टेक्निकल टर्म में देख ले, कहानी जो है ये एक नॉन फिक्शस अदब है, और जो मजमून है कहानी जो है वो फिक्शस है, मतलब फिक्शस मतलब जिसमें झूठ होता है, और हम लोग एग्जॉर्जेशन करके कहानी को आगे बढ़ाते थे, मतलब वो सच्ची घटना पे नहीं, सच्ची घटना उसमें नहीं होती है, लेकिन उसके बजाय वहां पे क्या होती है, कोई सही वाकया बयान नहीं किया जाता है, बल्कि इसके बजाय वहां पर कोई झूठा वाकया बयान किया जाता है, और उसके चलते वो उसको हम बोलते हैं ये बन गया फिक्शस अदब। फिक्शस मतलब जिसमें फिक्शन है, फिक्शन मतलब जिसमें झूठी कहानी है, लेकिन कहानी कुछ ऐसी है कि सच में ना किसी जगह पे वो हो जाती है। इसकी मशहूर आपकी फिल्मों की कहानी है, लेकिन इसके बजाय जो हमारे पास मजमून है ये नॉन फिक्शस है, मतलब यहां पर आप वही बात लिखोगे जो सच में हो जाती है। अब मैंने यहां पे कहानी बोला, कहानी बोलने का मतलब जो भी आपके दिमाग में आइडियाज हैं उनको आप कैसे प्रेजेंट करोगे, उनको आप कैसे पेश करोगे, तो आप बयानिया अंदाज में उनको पेश करते जाओगे। जैसे आपने किसी सेहत अफजा मकाम की सैर की, अब आपने वहां पर क्या देखा, आप उसको बयान करने बैठ जाओगे, तो इस किस्म के मज़ामीन को हम बोलते हैं बयानिया मज़ामीन। इसके बाद है दूसरी किस्म, इनको बोलते हैं तारीखी। तारीखी मतलब इनकी कुछ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रहेगी। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस मतलब किसी ना किसी तरह से ये किसी तारीखी शख्सियत से जुड़े होंगे। जैसे कि अगर हम बता देंगे आपको चाचा नेहरू पे एक मजमून लिखने के लिए, ठीक है, चाचा नेहरू एक सियासी शख्सियत भी है, तो बन जाता है सियासी मजमून। लेकिन अब चूंकि वो हिस्ट्री से किसी न किसी तरह से रिलेट हैं, तो इस तरह से वो तारीखी हिस्सा में ही आ जाएगा सियासी हिस्सा। या इसके अलावा मैं आपको बता दूंगा, अभी मैं बता दूं आपको ताजमहल पे, ताजमहल के पीछे की हिस्ट्री कहाँ है, तो आप उस, या खजुराहो जो टेम्पल हमारे हैं, या अजंता एलोरा केव्स है, उनके ऊपर मैं आपको बोलूंगा एक मजमून लिखने के लिए, तो वो बन जाएंगे हमारे तारीखी मज़ामीन, मतलब जिनकी कोई हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, आप उसको तारीखी मजमून के कैटेगरी, उसके जुमरे में डाल दोगे। इसके बाद है अगला हिस्सा शख्सी मजमून। शख्सी मजमून किसी शख्सियत मतलब किसी पर्सनैलिटी से रिलेटेड होगा। अब देखो, इसी तरह से अगर हम किसी अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह एक बड़ी शख्सियत है उर्दू अदब की, इसी तरह से हमारे चचा गालिब है, या और कोई बड़ी शख्सियत है जिसका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहा है, जिनकी कुछ ना कुछ देन होती है, जो कोई ना किसी लहर अंदाज से या किसी न किसी तरीके से कोई खास देन उनकी होती है समाज में, तो उसके चलते हम उनको बताए देते ये बन गए शख्सियत। तो इनके मज़ामीन, इनके ऊपर अगर हम कोई मजमून लिखेंगे तो वो बन जाएगा शख्सी मजमून। अब इसके बाद से एक है फिक्री या तख़य्युली मजमून। फिक्री या तख़य्युली मजमून, चलो मैं आपको एक चलो नहीं, सवाल यहां पे नहीं पूछ लेता, सवाल आगे पूछ लेता हूं। मैं आपको बोल देता हूं कि आपने आज ख्वाब में कुछ देखा, अब आपको बोल रहा हूं मैं कि इस ख्वाब को आप वापस बयान करो। इसमें आप हालांकि वही बातें लिखोगे जो आपको ख्वाब में आई होगी, या मैं आपको ऐसे बता दूंगा, अगर आप करोड़पति होते तो आप क्या करते, अगर आप एक दिन के लिए वजीर आज़म बनाए जाएंगे तो आप क्या करेंगे। मतलब यहां पर आपको अपने तख़य्युल मतलब तख़य्युल का लफ्ज निकला है ख्याल से, ठीक है, तख़य्युल का लफ्ज निकला है ख्याल से, मतलब यहां पर आप अपने ख्याल में लाओगे, बातों को लाओगे ख्यालात में, और उसके चलते आप अपने ख्यालात की पेशकश करेंगे। बिल्कुल जो अज्जा रहेंगे, अज्जा मजमून के वही रहेंगे, लेकिन आप फिक्री अंदाज में या आप तख़य्युलना अंदाज में, ख्यालात में आप लाके उन बातों को मजमून की शक्ल दे देंगे। इसके बाद जो एक और किस्म है यहां पर है साइंसी मजमून, मतलब साइंटिफिक मतलब अगर जो भी साइंस की इन्वेंशन होती है, जो भी साइंस की दुनिया में जो कारनामे होते हैं, अगर उस चीज को लेकर आपको बोला जाएगा एक मजमून लिखने के लिए, तो वो बन जाएगा साइंसी मजमून। जैसे कि अगर हम बता देंगे आपको, आप मजमून लिख लीजिएगा इंडिया की एटॉमिक एनर्जी पे, या इंडिया में जो इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है नासा के बारे में, या किसी इसरो के बारे में, या किसी और एजेंसी के बारे में आपको बोला जाएगा एक मजमून लिखने के लिए, तो या कंप्यूटर या साइंस की दुनिया, इंटरनेट की दुनिया, किसी भी जगह से जहां से हम लोग इतना फायदा उठाते हैं, तो अगर आपको इस तरह की दुनिया से कोई मजमून लिखने के लिए पूछा जाएगा तो वो बन जाएगा साइंसी मजमून। अब देखो, जो भी हमें ख्यालात, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, वो सब हमें बिल्कुल जो हमारे पैराग्राफ्स है उसी में चलेंगे। इंट्रोडक्शन में चलेगा, इंट्रोडक्शन वाला हिस्सा, नफ्से मजमून में वो सारा मतन जाएगा, तो इसके बाद इख्तिताम में आप कंक्लूड करोगे। जो मैं पहले समझा चुका हूं मजमून लिखने का तरीका, वो हर जगह सेम रहेगा, लेकिन बस यहां पर अगर कुछ बदलेगा तो नौयत बदलेगी मजमून लिखने की। मिसाल के तौर पर अगर हम थोड़ा बहुत और इसको आसान कर दे,
आपको फिक्री या तख़यली मजमून लिखना है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर आप अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करेंगे, यहां पर आप अपनी तरफ से अपनी आरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आप चीज़ों को लेके या किसी भी चीज़ को लेके कुछ ख्याल रखते हैं, कोई राय रखते हैं, आप उसको यहां पर पेश कर सकते हैं। लेकिन इसके बजाय आप साइंटिफिक में ऐसा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। साइंटिफिक की दुनिया आपको बिल्कुल सच्चाई, पूरी तरह से सच्चाई पर, मतलब सच्चाई पर मबनी होनी चाहिए। मतलब जो उस चीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वही और वही आपको इसमें भर देना है। ये नहीं कि आपके पास वो इंफॉर्मेशन सच्चा है ही नहीं और आप लिखने बैठ गए, ऐसा नहीं करना है। जो इंफॉर्मेशन आपके पास सही से है, जो इंफॉर्मेशन आपके पास सच है, जो चीजें आपने पढ़ी है, जो इंफॉर्मेशन आपने गेन किया है, आप उस इंफॉर्मेशन को यहां पे इस्तेमाल करेंगे। वैसे भी मजमून क्यों आपको पूछा जाएगा, मजमून आपसे इसीलिए पूछा जाता है ना, ऐसे राइटिंग आपसे इसीलिए पूछी जाती है कि देखते हैं कि आप कैसे ख्यालात रखते हैं किसी टॉपिक को लेकर, देखेंगे कि आपके पास कितना इंफॉर्मेशन है किसी टॉपिक को लेकर। इसीलिए इस तरह के मजामीन हमसे पूछे जाते हैं। लेकिन घुमा फिराकर मेरे बोलने का मतलब बस एक ही है, जब भी आपको वहां पर इम्तिहान में मजमून मिलेगा, आप सबसे पहले पहचान लीजिएगा कि मुझे जो मजमून दिया गया है ये किस नौइयत का मजमून है। अब चलिए, बहुत सारे बच्चों के कहने पर कि सर एक मजमून रिकमेंड कीजिए जो आपको आपके हिसाब से लगता है कि पूछे जाने की उम्मीद बनती है। चलिए, मैं आपको 50% गारंटी देता हूं कि जो मजमून यहां पर मैंने लिखा है यही पूछा जाएगा, लेकिन 50% याद रखा। लेकिन सबसे पहले आपको खटखट करके एक कमेंट करना पड़ेगा कि मैंने यहां पे टॉपिक लिया है कश्मीर में कुदरती मनाजिर। कश्मीर में कुदरती मनाजिर बता दीजिएगा जल्दी से ये किस नौइयत का मजमून है। तो जिन बच्चों को पहला वाला हिस्सा समझ में आ गया वो जल्दी से इसका जवाब लिखेंगे, और हो सकता है कि अगले क्लास में हम उस बच्चे का नाम भी ले ले। फिलहाल के लिए आप जल्दी से बता दीजिएगा कि ये किस नौइयत का मजमून है जो हमने अभी मजमून की कई इकसाम पढ़ी। अब देखो मैंने यहां पे क्या लिया है, सुनो। बहुत सारे बच्चों के कहने पर कि सर एक मजमून आप हमें रिकमेंड कीजिएगा जिसको पूछे जाने की उम्मीद है। सबसे पहले अगर आप थोड़ा बहुत यहां ध्यान देंगे, मैं थोड़ा साइड भी हटता हूं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे देख लीजिएगा। सबसे पहले पैराग्राफ राइटिंग का पूरा ध्यान है, पैराग्राफ राइटिंग का पूरा ध्यान है। एक और पैराग्राफ, इसके अलावा मैं और पैराग्राफ इसमें जोड़ सकता हूं जितना मुझे वर्ड्स का, जितने अल्फाजों का मुझे पैराग्राफ या ये मजमून पूछा गया है, मैं उतने वर्ड्स इसमें जोड़ सकता हूं, क्योंकि मेरे पास जितना इंफॉर्मेशन हो सकता है मैं इस हिस्से में इस इंफॉर्मेशन को भर सकता हूं। सबसे पहले देख लेते हैं कि किस तरह से इसका इब्तिदाइया है, और इब्तिदाइया को हम तमहीद भी बोलते हैं। तमहीद मतलब शुरुआत, इब्तिदाइया इंट्रोडक्शन भी बोलते हैं उसको। तमहीद में लास्ट टाइम बताना भूल गया था, तो अगर आप किसी जगह पर पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन को, इब्तिदाइया को तमहीद कहते हैं, तो देख लेते हैं कि इसका इब्तिदाइया, इसकी तमहीद कैसे बनेगी। देखो मैंने कैसे इंट्रोड्यूस किया है कश्मीर में कुदरती मनाजिर। सबसे पहले आप नजर रख लीजिएगा बोर्ड पर, और इसी के साथ साथ मतलब आप अपनी स्क्रीन पर नजर रख लीजिएगा, और इसके चलते क्या हो जाएगा, इसके चलते आपको थोड़ी बहुत आसानी हो जाएगी। आपको थोड़ी बहुत जो उर्दू में आपको पढ़ने में दिक्कत आ रही है वो दिक्कत आपकी दूर हो जाएगी। सबसे पहले ऊपर देख लेते हैं किस तरह से इसका इंट्रोडक्शन आया है। कश्मीर में दुनिया की सारी खूबियां पाई जाती हैं, इसलिए इसको जन्नत-ए नज़ीर कहा जाता है। कश्मीर की वादी अपने कुदरती दिलफरेब मनाजिर और सब्ज़ारों, आबशारों और नदी नालों की वजह से दुनिया के लोगों को अपनी तरफ खींचती है। दुनिया का कोई मकाम इसका हमसर नहीं। कश्मीर के कुदरती मनाजिर गुलमर्ग, सोनमर्ग, यूसमर्ग, मुगल बागात, झील डल, कोकरनाग, पहलगाम, चश्मे शाही वगैरह से तश्कील पाते हैं। देखो कितना अच्छे से, कितने प्यारे से हमने इसका इंट्रोडक्शन दे दिया है। हमने कश्मीर के कुदरती मनाजिर को सामने लाया है। अब देखो इस सब में पहले तो मैंने कश्मीर की खूबसूरती की बात की है, क्योंकि कश्मीर इतनी खूबसूरत है कि इसकी खूबसूरती का जिक्र करना पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। इसके बाद से इसको, कश्मीर को मतलब जमीन पे जन्नत बोला जाता है, उसका जिक्र आ गया है। और इसके अलावा यहाँ पर एक लफ्ज आया है हमसर। हमसर मतलब इसके जैसा कोई, दुनिया का कोई भी मकाम इसके जैसा नहीं है। और इसके बाद कश्मीर के कुदरती मनाजिर जो है वो किन किन से तश्कील पाते हैं उनका मैंने यहाँ पे नाम ले लिया है। अब मेरे पास इन मकामात को लेकर जितना इंफॉर्मेशन है वो सारा इंफॉर्मेशन में एक एक करके एक एक पैराग्राफ में लिख सकता हूं।
थोड़ा बहुत पुराना हिस्सा याद करो। हमने क्या कहा था? हमने आपको उस टाइम कहा था जब भी आप मजमून लिखे, जो हमने कुछ गुजारिशात आपसे की थी, आप एक ख्याल को एक पैराग्राफ में लिख लीजिएगा। जैसे यहां पर मैंने सबसे पहले जिक्र किया है यहाँ की गुलमर्ग का, उसके बाद मैंने सोनमर्ग का जिक्र किया है, उसके बाद मैंने झीलों का जिक्र किया है, उसके बाद मैं पहलगाम का जिक्र कर सकता हूं, इसके बाद में और जितनी भी खूबसूरत मकामात कश्मीर के हैं उनका जिक्र कर सकता हूं। मतलब एक एक छोटा छोटा पैराग्राफ सब में आ जाएगा। चलते मुझे एक बात याद आ गई, किसी बच्चे ने मुझे पूछ लिया था, सर क्या मैं मजमून को पॉइंट्स में लिख सकता हूं? बिल्कुल नहीं लिख सकते हो बेटा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम भी आपको ये बात बिल्कुल मतलब क्लियर कर दी है कि हम पॉइंट्स में मजमून को नहीं लिख सकते हैं। मजमून को हमें पैराग्राफ्स में ही लिखना होगा, क्योंकि मजमून लिखने का तरीका वही है। अब देखो, अब मैं इस कश्मीर में जो कुदरती मनाजिर हैं, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इसका इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब कितना मतन मेरे पास है, कितना इंफॉर्मेशन मेरे पास है, अब मैं उसको लिखते जाऊंगा और एग्जामिनर को बोलता जाऊंगा कि मेरे पास ये इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड है, ये चीजें हैं। अब एक एक करके देख लेते हैं। अब देखो आगे, कश्मीर से कोई 40 किलोमीटर की दूरी पर कश्मीर की आलमी शोहरत याफ्ता सैरगाह गुलमर्ग वाक़ा है। गुलमर्ग के माना है फूलों की वादी, सरसब्ज व शादाब जंगलों और बर्फपोश पहाड़ों से घिरी हुई छोटी सी वादी दुनिया के कोने कोने से सयाहों को अपनी तरफ खींच लाती है। अब इसके बाद एक और पैराग्राफ। अब चूंकि ये हिस्सा खत्म हुआ, अब नेक्स्ट पैराग्राफ। सोनमर्ग कश्मीर में एक निहायत खूबसूरत और सेहतअफ़ज़ा मकाम है। ये श्रीनगर से तकरीबन 80 किलोमीटर के फासले पर वादी सिंध में वाक़ा है। नाला सिंध इसके पास से गुजरता है। यहाँ घने जंगलात और ग्लेशियर पाए जाते हैं। यहाँ से करगिल और लेह को रास्ता जाता है। देखो मैं क्या लास्ट टाइम आपको मैं क्या समझाया था, टॉपिक से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो सब कुछ सही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये नॉन फिक्शस है, यानी कि यहाँ ये गैर अफसानवी अदब है, ये रियलिटी बेस्ड अदब है। तो यहां पर क्या चीज आ जाती है, यहां पर आपको वही चीज लिखनी है जो सच है। ये तकरीबन मैंने कहा कि इतने किलोमीटर दूर है, तो सच में इतने किलोमीटर दूर होना चाहिए, क्योंकि तभी तो मैं बोल रहा हूं ना कि इंफॉर्मेशन मेरे पास है और उसी इंफॉर्मेशन को मैं यहां पे डिपिक्ट करता हूं अपने मजमून में। अब ये मैंने एक पैराग्राफ में बात की सोनमर्ग की, अब मैं सोनमर्ग के बाद एक और पैराग्राफ ले लूंगा, एक और हिस्से की बात करूंगा। श्रीनगर से कोई 40 किलोमीटर दूर यूसमर्ग की खूबसूरत सैरगाह है। इस सेहतअफ़ज़ा मकाम से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ी नदी बहती है जिसको दूध गंगा बोलते हैं। इसका पानी फरहत बख्श है। अब देखो हो गया एक और पैराग्राफ, मतलब एक और ख्याल एक और पैराग्राफ में। अब चलते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ, झीलों के बारे में। झीलों के मामले में कुदरत ने जम्मू और कश्मीर में बहुत फयाजी से काम लिया है। फयाजी मतलब बड़ा दिल खोल कर, फयाज हम बोलते हैं उस बंदे को जिसका दिल समुद्र की तरह होता है, बहुत बड़े दिल वाले को हम फयाज बोलते हैं। मतलब कुदरत ने ज्यादा मेहरबानी की है कि यहां बहुत सारी झीलें हैं। वादी कश्मीर में झील डल, झील वलूर के अलावा भी कई और झीलें हैं जो सयाहों के लिए बाइसे कशिश है। अब देखो यहां पर इस बोर्ड में मेरे पास इतना ही हिस्सा आ गया। क्या ये मजमून अपने आप में मुकम्मल हो गया? नहीं हो गया। क्यों? क्योंकि मतलब देखो इसके बाद में और पैराग्राफ इसको जोड़ सकता हूं। मान लेते हैं ये 150 अल्फाज है या 100 अल्फाज है, मुझे 100-150 अल्फाज या 200 अल्फाज का मजमून पूछा है। मान लेते हैं कि ये पूरे हो गए, यहां पर अब मैं इसको समेट सकता हूं, लेकिन मुझे 500 अल्फाज का मजमून पूछा गया है। अब कश्मीर के इतने सारे कुदरती मनाजिर हैं, मैं यहां पर बात कर सकता हूं अगले कुदरती मनाजिर की। मैं अब पहलगाम की बात कर सकता हूं, मैं और किसी जो हमारे पास और झीलें हैं उनका जिक्र कर सकता हूं। लेकिन अब चूंकि फिलहाल के लिए मजमून अपने आप में मुकम्मल नहीं है। क्यों नहीं मुकम्मल नहीं है? क्योंकि मैंने इसको अभी निचोड़ा नहीं है, मैंने इसका एक हिस्सा अभी बाकी है। कौन सा हिस्सा? इख्तिताम, या अभी इसका कंक्लूजन बाकी है, तो इसका अभी हम कंक्लूजन देख लेते हैं। हम चाहेंगे कि आप इस हिस्से का भी एक स्क्रीनशॉट ले ले। अभी हम आपसे क्या कह रहे थे? अभी हम आपसे कह रहे थे कि क्या मेरा ये मजमून पूरा हो चुका है, क्या मेरा मजमून मुकम्मल है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें अभी एक बड़ा सा हिस्सा पेंडिंग था, एक बड़ा सा अच्छा खासा यानी कि इख्तितामिया ये वाला हिस्सा इसमें अभी पेंडिंग था। हालांकि ये वाला हिस्सा मैंने इसमें फिर से जोड़ दिया है। अगर मुझे पूछा जाता है ज्यादा अल्फाज का तो मैं अकॉर्डिंगली और चीजें इसमें बढ़ा सकता हूं। तभी मैंने एक और पैराग्राफ ले लिया है। मैंने इस पैराग्राफ में क्या कहा है
कश्मीर की खूबसूरती बढ़ाने में आलमी शोहरत याफ्ता पहाड़ी सैरगाह पहलगाम है। ये मशहूर मारूफ सेहत अफजा मकाम श्रीनगर से 80 किलोमीटर दूर वाक़ा है। हर साल हजारों की तादाद में यहाँ सयाह सैर के लिए आते हैं। श्री अमरनाथ जी स्वामी की यात्रा के लिए यहीं से रास्ता जाता है। मतलब अभी मेरे पास और इन्फॉर्मेशन था कश्मीर की खूबसूरती को लेकर, कश्मीर के सेहत अफजा मकामात को लेकर, और उसमें पहलगाम पेंडिंग था, तो मैंने पहलगाम भी भर दिया। मतलब एक और हिस्सा मेरे पास आ गया। अब मैं इतने सारे हिस्से, मैंने सोनमर्ग का जिक्र किया, मैंने गुलमर्ग का जिक्र किया, मैंने झील डल का जिक्र किया, मतलब मैंने और बहुत सारी जगहों का जिक्र किया। अब मैं इसको निचोड़ना चाहूंगा। अब जब मैं इसको निचोड़ूंगा तो मेरा इख्तितामिया आ जाएगा। अब देखो इख्तितामिया मैंने कैसे ले लिया है। मुख्तसर ये कि कश्मीर को कुदरत ने हुस्न जमाल से मालामाल किया है। सरसब्ज व शादाब जंगल, बर्फानी पहाड़, दरिया, झील, पेड़ पौधे, रंग बिरंगे फूल और मुख्तलिफ किस्म के परिंदे हर एक को अपनी तरफ खींच लाते हैं। और हर एक की जबान से जहांगीर का ये शेर बेसाख्ता निकलता है। अगर फिरदौस बर्रुए जमीन अस्त, हमें अस्तो व हमें अस्तो हमें अस्त। तो इस तरह से देखो किस तरह से मैंने पूरी तरह से इस सब को निचोड़ा है एक छोटे से इस हिस्से में, मतलब इख्तितामिया में। आप कोशिश करेंगे कि मैंने जो आपको 50% गारंटी दे दी यही टॉपिक पूछने की, इम्तिहान में हो सकता है कि यही हो, लेकिन अभी आपको क्या करना है, अपनी जगह पर आप अपनी जगह पर भी छोटे छोटे मज़ामीन को लिखने की कोशिश कीजिएगा। जरूरी नहीं कि उसका मतन मतलब इसका नफ्से मजमून ज्यादा बड़ा आप लिख पाए, लेकिन जब भी आप कोशिश करेंगे अभी छोटे मतन के पैराग्राफ्स लिखने की, तो धीरे धीरे करके हमें इस पे कुदरत आ जाएगी, हमें इस पे पकड़ आ जाएगी। और उसके चलते एक फन, मैंने पहले ही कहा था ये एक फन है, तो ये फन, ये एक कला हमारे अंदर आ जाएगी और हमारे लिए मजमून लिखना बड़ा ही आसान हो जाएगा। ये तो हो गया, मतलब अगर देखो मैंने ये मजमून लिखा अपने से, मतलब मेरे पास ये इंफॉर्मेशन था, मैंने इंफॉर्मेशन पढ़ा हुआ था, अपनी तरफ से इस इंफॉर्मेशन को पहले छाना था कि सही है कि गलत है, इन आंकड़ों को चेक किया था, दूरी को मैंने चेक किया था, उसके बाद ही मैं इस मजमून को लिख पाया। मतलब अगर अब एग्जामिनर इस मजमून को देखेगा तो वो भी अगर अपनी जगह से चेक करेगा तो वो भी चेक करेगा, तो उसको भी यही सही आ जाएगा। इसी तरह से हम जो भी बात कहेंगे वो बात बिल्कुल सही होनी चाहिए, क्योंकि मजमून में हम सच ही लिखेंगे। लेकिन हाँ, जो हमारे तख़यली मज़ामीन है ना, एक कैटेगरी हमारे पास तख़यली मज़ामीन की है, जैसे कि अगर मैं वज़ीर आज़म होता या अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपया होता, मैं उसका क्या करता। तो यहां पर हमें अपना दिमाग लड़ाना कि मैं कैसे इसको करूंगा, क्या करूंगा, यहां पर हम अपने ख्यालात, तख़य्युल का इस्तेमाल ला सकते हैं। लेकिन इस तरह के मज़ामीन, साइंसी मज़ामीन में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हमारे पास जो रियल इंफॉर्मेशन है उसी इंफॉर्मेशन को हमें वहां पे भर देना है। तो मुझे लगता है तकरीबन आज के हिस्से में ये हिस्सा काफी हो गया, लेकिन चलते चलते आपसे कहना चाहेंगे वही बात, क्या कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो अगले सेशन तक चाहेंगे आपसे इजाजत। अल्लाह आपका हमारा हाफिज व नासिर।